सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। निष्ठा मॉड्यूल 2 का जो ये वीडियो है इसमें पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक की भूमिका, ये जो मॉड्यूल है उसके जो 40 क्वेश्चंस हैं आपको इसमें दिखाएंगे 17 मिनट के इस वीडियो में। और इसमें आपको 20 में 20 लाकर मैं दिखाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा कठिन नहीं है, ईजी है। इसको आप ऐसे सरसरी नज़र में 1 या 2 बार वीडियो देखकर आप इसको याद कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एप्लीकेशन ओपन करूँगा, कंटेंट अपलोड होगा। कंटेंट अपलोड होते साथ ही ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेलीकास्टिंग प्रोग्राम है। तो इसका जो टेलीकास्टिंग प्रोग्राम है जिसको आप देख सकते हैं स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, तो ये टेलीकास्टिंग जो प्रोग्राम है आपको DTH जो है निःशुल्क वाला उसमें आपको दिखाई देगा। इसरो ने मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करने वाले पोर्टल विकसित किया है जिसका उपयोग भूगोल के शिक्षा अधिगम के लिए किया जा सकता है। पोर्टल का नाम भुवन है। जी हाँ, भुवन है, आपने तो देखा ही होगा लगान फिल्म, ठीक है, भुवन है। उपयोगकर्ता के अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए NEP 2020 में क्या सिफारिश की गई। उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग और समीक्षा। जी हाँ, इसमें रेटिंग और समीक्षा जो है आंसर, उपयोगकर्ता द्वारा रेटिंग और समीक्षा इस पर की गई है। तो NEP 2020 के अनुसार ई पाठशाला पोर्टल क्या है, मतलब ई पाठशाला पोर्टल क्या करता है। तो पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो, देखिए पाठ्य पुस्तक के बाद ऑडियो आएगा, वीडियो आएगा, पत्रकारिताओं आदि सहित सभी प्रकार के शैक्षिक ई संसाधनों या ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार करना। तो ई पाठशाला पोर्टल यही है, पाठ्य पुस्तक, ऑडियो, वीडियो सब उसमें प्रसारित होगा, सब डिस्प्ले होगा। ई पाठशाला के माध्यम से आप पढ़ भी सकते हैं, वीडियो देख भी सकते हैं। और पत्रिकाओं का जो शिक्षा संबंधी जो पत्रिकाएं होती हैं वो भी इसमें आपको शो होगा ई पाठशाला पोर्टल के माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन में है एक बहुसंवेदी सीखने का अनुभव एक शिक्षार्थी को ब्लैंक प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर है दृश्य, श्रवण, गतिज और स्पर्श संबंधी उत्तेजना। हाँ, जो बहुसंवेदी सीखने वाला है तो उसमें दृश्य, श्रवण, गतिज और स्पर्श संबंधी संवेदना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है एक डिजिटल प्रश्नोत्तरी निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है। तो इसका आंसर है सामग्री में उत्तमता पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो ये जो डिजिटल प्रश्नोत्तरी है जैसे कि हम लोग कर रहे हैं ये वाला दीक्षा ऐप्स के माध्यम से, उसका मेन है सामग्री की उत्तमता का पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुक्त और खुला स्रोत, या बोल सकते हैं कि ओपन सोर्स क्या है। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसमें निःशुल्क हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसमें हम व्यक्ति जो विशेष है निःशुल्क इसको उपलब्ध भी होता है और उसको परिवर्तित भी कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा नहीं है में आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा। मगर जबकि जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं रियल में ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम क्या करते हैं उसको संशोधन कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो होगा उसको निःशुल्क उपलब्ध भी होगा और कोई भी व्यक्ति उसको परिवर्तित भी कर सकता है, परिवर्तित करता है, संशोधित कर सकता है और ये बाकायदा निःशुल्क भी उपलब्ध होता है, मगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उपलब्ध नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा पैरामीटर विविधता को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर होगा जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी जो है वह सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में पैरामीटर विविधता को संदर्भित करता है। जी हाँ, व्यक्तियों की जो जनसंख्या वो निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और गणित सीखने के लिए इंटरेक्टिव कंप्यूटर रेमुलेशन का उदाहरण है। तो PHET। इसमें जो PHET जो है उसका फुल फॉर्म है फिजिक्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इसका आंसर होगा PHET। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना नेटवर्क आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर वितरित की जाती है और डिजिटल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरएक्टिव और सिमुलेशन के रूप में वर्गीकृत की जाती है। इसमें क्या है इसका तो आंसर एक ई सामग्री जी है। इसका आंसर है ई सामग्री। अगला है क्वेश्चन ब्लैंक खाली कॉपीराइट आएगा तो लाइसेंस आएगा। आंसर जो है कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है, तो लाइसेंस होगा तभी कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देगा। जी हाँ, इस वीडियो के जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है
उसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, तो वो डला हुआ है। मगर जब मैं टी सीरीज़ का अगर कोई म्यूज़िक को मैं यूज़ करता हूँ तो बाकायदा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में इंटरनेट से कनेक्ट होने पर भी व्यक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए जिम्मेदार नियमों व्यवहारों को परिभाषित किया जाता है? तो इसमें है साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी इसका आंसर होगा। साइबर सेफ्टी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की आईसीटी पहल क्या है? तो इसका है एनएडी, एनडीएल इंडिया, ई शॉर्ट सिंस और टॉक टू अ टीचर प्रोग्राम। तो एनसीईआरटी का आईसीटी पहल यही है। इसमें जो ई शोध है और रियल में हायर एजुकेशनल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस है। तो यहाँ पर देखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे शोधों को आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। देखिए अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा में प्रौद्योगिकी समावेशन संबंध में सही है? तो इसका आंसर है शैक्षिक पहुंच में सुधार, शिक्षा अधिगम मूल्यांकन और शिक्षक तैयारी। तो इसका आंसर है शैक्षिक पहुंच में सुधार, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन और शिक्षक तैयारी, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा क्या संदर्भित करती है? तो इसका आंसर है ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी हाँ, शिक्षकों की जो ट्रेनिंग हो रही है ज्ञान साझा करने के लिए, मतलब दीक्षा ऐप के माध्यम से, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब हम ऑप्शन देखें तो चेंज हो सकते हैं ऑप्शन हर शिक्षकों का इसमें मूल्यांकन के दौरान। तो इसमें क्वेश्चन तो सेम ही है, मगर आपको इसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए स्वयं का पूरा नाम क्या है? स्वयं एक प्रकार का क्या है, एक एजुकेशन पोर्टल है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो एजुकेशन की फील्ड में उठाया गया बहुत अच्छा कदम है। और इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत के हर कोने में शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। स्वयं जो पोर्टल की सहायता से उन बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है जहाँ स्कूल और शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जहाँ शिक्षक विहीन जो स्कूल है वहाँ भी बच्चे इसके माध्यम से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और स्वयं काफ़ी अच्छा पोर्टल है क्योंकि हम इसमें फ्री चैनल कोर्स भी है, इसमें हम रजिस्ट्रेशन करके हम फ्री चैनल भी देख सकते हैं। जब कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो प्रारंभ नहीं कर पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए हैं। जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो बच्चे कॉल करते हैं, पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो उसका आप समाधान करिए। बच्चा वीडियो प्रारंभ क्यों नहीं कर रहा है इसके बारे में पूछिए, ऑप्शन डी था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञान आयामों की संरचना है तथ्यात्मक, वैचारिक, प्रक्रियात्मक और मेटाकोग्निटिव। मेटाकोग्निटिव एक प्रकार का सीखने की प्रक्रिया होती है जिसमें ब्लूम ने कहा है कि ये जो एक प्रकार का अवेयरनेस है जिसमें जो शिक्षार्थी है या विद्यार्थी है वह सीखने की प्रक्रिया को क्रियान्वित करता है मेटाकोग्निटिव में। तो कुल मिला के मेटाकोग्निटिव जो एक प्रकार का लर्निंग प्रोसेस है और ब्लूम ने 4 आयाम बांटे। तथ्यात्मक मतलब फैक्ट की बात किया है, कॉन्सेप्ट मतलब वैचारिक की बात किया गया, प्रक्रियात्मक बोला है और मेटा। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या सत्य नहीं है? एक इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है? तो इसका आंसर होगा सीधे उपयोगकर्ताओं को परिणाम प्रदर्शित नहीं करता। जैसे कि दीक्षा ऐप के माध्यम से जो क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं उसका तुरंत रूप से हमको रिजल्ट प्रदर्शित हो जाता है, मगर कुछ शोध हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं कंप्यूटर संबंधित जिस पर हमको तुरंत रिजल्ट हमको नहीं मिलता, उसके बारे में हम कुछ सीखते तो हैं मगर हमको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता। तो आंसर होगा सीधे उपयोगकर्ताओं को परिणाम प्रदर्शित नहीं करता। तो एक प्रकार का इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन एक प्रकार का नेटवर्क होता है, एक प्रकार का जाल होता है, जी हाँ तंत्र होता है, जिसके जरिए से हम बहुत सारे व्यवहारिक जो चीज़ें होती हैं उसको हम जानते हैं, सीखते हैं, मगर उसके बारे में रिजल्ट नहीं जान पाते, उसके बारे में परिणाम नहीं जान पाते। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, क्योंकि हम देखा गया है कि शोध संबंधी जो भी गतिविधि हैं हम इसके जरिए ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षार्थी तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। तो डिजिटल शिक्षा इसका आंसर होगा। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिजिटल शिक्षा होती ये है कि जो नए नए जो उपकरण होते हैं या तकनीक होते हैं उसका उपयोग करना डिजिटल शिक्षा होती है। जैसे कि मैं सबमिट करूँगा तो 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, आंसर भी 20 ही आएगा सबमिट करने के बाद, देख लीजिएगा। तो इसमें हम डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे थे। तो ऐसे तकनीक जो होते हैं जो विभिन्न माध्यमों से हम शिक्षा देते हैं विद्यार्थी को, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। तो यहाँ पर हमने मेरा स्कोर जो है 20 में 20 मगर मैं इसको रीडो करके फिर से टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा
तो फिर से 20 क्वेश्चन सॉल्व आएगा। तो निम्नलिखित में से किसी ICT उपकरण नहीं माना जा सकता है। तो पाठ्य पुस्तक जो है ICT उपकरण नहीं होगा, क्योंकि सिमुलेशन ऑडियो और वीडियो होंगे मगर ICT क्या होगा, ICT उपकरण नहीं होगा। टेलीग्राम मोबाइल ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा इसका उपयोग करना महंगा है। तो टेलीग्राम एक प्रकार का निःशुल्क है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्राउड आधारित त्वरित मैसेजिंग होती है, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और इसका जो प्रारंभ है 14 अगस्त 2013 से हुआ था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेलीग्राम, एक जानकारी के अनुसार जो टेलीग्राम में वीडियो कॉल में 1000 लोग जुड़ सकते हैं और 2 लाख के आसपास सदस्य बन सकते हैं टेलीग्राम में। तो ICT का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आएगा आंसर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन इसका आंसर होगा। तो अगर ICT का जो उदाहरण में आएगा कि भाई इंटरनेट कनेक्ट रहेगा मोबाइल पर तभी तो हम ICT का यूज़ कर सकते हैं। तो NROER है, तो इसका आंसर होगा। तो थोड़ा सोचने वाला विषय है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो हम देखते हैं कि NROER जो है स्टूडेंट और टीचर के लिए एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार का एक प्रकार का प्रोजेक्ट है। तो चलिए फिर से रिपीट क्वेश्चन है ये, कॉपीराइट सामग्री का उपयोग तो लाइसेंस होगा। रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन को आप नोट नहीं करिएगा और जो नया क्वेश्चन उसको नोट कर सकते हैं शॉर्टकट में। निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? एक इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन, फिर से रिपीटेड है कि उसमें ऑप्शन हो गया चौथा, सीधे उपयोगकर्ताओं को परिणाम प्रदर्शित नहीं करता। तो इसके बारे में फिर से रिपीट है, इसको नोट मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन ये है कि शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में ICT को एकीकृत करने का कौशल निम्नलिखित में किसके आधार पर विकसित होता है? तो ये नया क्वेश्चन है। तो इसका है टेपेक में स्टूडेंट का जो नॉलेज है इसको इम्प्रूव करने की बात करता है। तो टेपेक जो है। अगला क्वेश्चन है कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो प्रारंभ नहीं कर पाता तो शिक्षक क्या करेगा? तो इसका आंसर तो पहले दिया जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन में चला गया है? तो ऑप्शन चेंज हो गया है, आंसर वही है। तो पहला ऑप्शन है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका स्वयं का फुल फॉर्म है। तो स्वयं का फुल फॉर्म ये पहला ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इस फुल फॉर्म का हिंदी में मीनिंग होगा युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन। तो ये थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा होगा मगर इंग्लिश ही बेटर है। तो इसका को आंसर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन विद्यालय विद्यार्थियों के लिए कोर्स प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान इसका आंसर होगा। इसका गठन हुआ था 1989 में। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा, तो एक अच्छा पासवर्ड वह होता है जो आपके लिए याद रखना आसान है लेकिन दूसरों के लिए इसे समझना मुश्किल है। तो बाकायदा आप भी पासवर्ड याद रखिएगा, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। तो फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, डिजिटल शिक्षा, निम्न वेडवर्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? टीवी चैनलों के माध्यम से वीडियो पार्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको नोट मत कीजिएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे जाना जाए कि अमुक वेबसाइट एक विश्वसनीय स्रोत है? कैसे जानें हम उसे? तो इसका आंसर होगा लेखक और उसकी जानकारी को सत्यापित किया जा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, नया क्वेश्चन है। तो लेखक और उनकी जानकारी को सत्यापित किया जा सकता है, पहला ऑप्शन है। एक डिजिटल प्रश्नोत्तरी निर्मित किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है? तो डिजिटल प्रश्नोत्तरी किसके लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा सामग्री की उत्तमता पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो तत्काल वाला जो वर्ड आएगा, तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो एक डिजिटल प्रश्नोत्तरी निम्नलिखित में से कोई उद्देश्य के लिए उपयोगी है? तो तत्काल वाला है डिजिटल प्रश्नोत्तरी। तत्काल आप ऑप्शन दे, जैसे दीक्षा ऐप में आप कर रहे हैं तो तत्काल आपको आंसर देना है, इसका प्रतिक्रिया देना है। तो फिर बाद में सबमिट करना है और 20 में 20 ले आना है ना, बहुत सिंपल है ना। तो ये तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना है, इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं बहुत अधिक पर्यटन स्थल है, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व कर करके आप काफ़ी बोरियत महसूस कर रहे होंगे। तो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं पर्यटन स्थल। अरे पर्यटन स्थल के अलावा मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना भूल गया। तो एसएमएस तकनीक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका शिक्षार्थी मदद और सहायता के लिए एक एसएमएस भेज सकते हैं। तो ये एसएमएस तकनीक के बारे में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ये शक्ति ब्लॉक के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो एसएमएस के जरिए बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेलीकास्टिंग प्रोग्राम है? तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा है। ये चैनल के रूप में भी दिखता है और वहाँ पर विभिन्न भाषाओं में ये मौजूद है। टेलीकास्टिंग प्रोग्राम है ये स्वयं प्रभा। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं कि स्वयं प्रभा को और डिटेल से जान लेते हैं एक बार। इसमें 24 घंटे जो होते हैं ये देश के सभी डायरेक्ट टू होम में माध्यम से जो 32 उच्च गुणवत्ता वाले जो शैक्षणिक चैनल प्रदान करता है हमको। इसमें हम देखते हैं कि सिलेबस वाइज हमको बहुत सारे विविध विषयों में लेक्चर सुनने को मिलते हैं, वो भी विश्वसनीय और ज्ञानार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मतलब ये बताया गया है कि यूएसबी को हटाने के लिए कौन से सुरक्षित अभ्यास हैं? तो इजेक्ट करें और निकालें। जब भी आप यूएसबी या पेन ड्राइव को कंप्यूटर या मोबाइल में डालें तो बाकायदा आप उसका यूज़ करने के बाद इजेक्ट जरूर कर लीजिए। कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ भी कि मैं पेन ड्राइव डालता हूँ, डायरेक्ट उसको निकाल देता हूँ तो बाकायदा वो सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है या पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। चलिए अगला है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। PHET इसका आंसर होगा। इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन का उदाहरण है। इसके बारे में क्या है इसको बताया जा चुका है। निम्नलिखित में दीक्षा क्या संदर्भित करती है? तो फिर वही है, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ज्ञान साझा कर रही क्योंकि दीक्षा है तभी मैं ज्ञान साझा कर पा रहा हूँ इस प्रश्नोत्तरीय मूल्यांकन के माध्यम से। तो दीक्षा के जरिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाता है और इसमें हम देखते हैं कि जो वीडियो है काफ़ी अच्छे हैं। तो ये टोटल मैं इसको सबमिट करता हूँ। टोटल क्वेश्चन हो गए हैं 20 और 20 मैंने अटेम्प्ट किया है और सबमिट करूंगा तो फिर 20 में 20 आएगा। तो कुल मिला के 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है और इसमें 40 में से आप देख सकते हैं कि 40 में से मानिए कि 30 क्वेश्चन नए होंगे, 10 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। तो जो 30 क्वेश्चन उसको आप बाकायदा नोट कर लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और बाकायदा जब उसको सबमिट करें तो मेरे ख्याल से इसको रेटिंग दे दीजिए 5 में 5। तो मैंने भी यही किया है। धन्यवाद वीडियो पर बने।